नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। तो आज हम भारत के अपवाह तंत्र की शुरुआत करेंगे। अपवाह तंत्र यानी कि इस टॉपिक में हम भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत की जो नदियां हैं इनको हम सुविधा की दृष्टि से दो भाग में पढ़ेंगे। भारत की जो नदियां हैं इनको हम हमारी सुविधा की दृष्टि से दो भाग में हम इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, और फिर हम इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, उत्तर भारत की नदियों को भी हम तीन भाग में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें तीन भाग आएगा आपका, एक आएगा इसमें सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, और तीसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस प्रकार से हम इन तीन तंत्रों के माध्यम से सारी उत्तर भारत की नदियों को समझेंगे। फिर हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। दक्षिण भारत, ये जो नीचे वाला जो हमारा भारत है जिसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं, इन दक्षिण भारत की नदियों को भी हम सुविधा की दृष्टि से दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। वे नदियां दो भाग में हम पढ़ेंगे। कुछ नदी इधर पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और कुछ नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर इधर अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम अलग पढ़ेंगे और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार भारत के अपवाह तंत्र में हम सारी नदियों को अलग अलग भाग में बांटकर हम पढ़ेंगे इनको और समझेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत की नदियां, और उत्तर भारत की नदियों में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र से। तो समझते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र में नदी तंत्र का मतलब होता है नदियों का जाल। ठीक है, तो सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियों के मिलने से सिंधु नदी का क्या होगा, एक इस प्रकार से जाल निर्मित होगा। इसी जाल को हम बोलते हैं नदी तंत्र। तो हम देखेंगे सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां। तो आप देखोगे यहाँ पर एक झील पड़ती है इधर चीन में, तिब्बत में। इस झील का नाम है मानसरोवर झील। यह है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के समीप स्थित है। कैलाश पर्वत, ये कैलाश पर्वत जो कि बर्फ से ढका हुआ है, और इसी कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलकर यहाँ पर एक झील का निर्माण करती है। इसी झील को हम कहते हैं मानसरोवर झील। ठीक है, अब इस मानसरोवर झील में इसी कैलाश पर्वत के किनारे यहाँ पर एक ग्लेशियर स्थित है। इस ग्लेशियर का नाम है सानोक्याबाब हिमनद। सानोक्याबाब हिमनद, याद रखना, यह है सानोक्याबाब हिमनद। इसी हिमनद को चेमयांगडूम ग्लेशियर भी कहते हैं। चेमयांगडूम ग्लेशियर भी इसे कहते हैं, या इसी का कहीं कहीं नाम आपको मिलेगा बोकरचू हिमनद। तो ये तीन नाम इसके याद रखना, सानोक्याबाब हिमनद, बोकरचू हिमनद या चेमयांगडूम ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के किनारे स्थित है। इसी हिमनद से यहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का। इसी सानोक्याबाब हिमनद से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में ये जिस स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है दमचौक। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसको हम कहते हैं दमचौक। इसी दमचौक के पास से, इसी स्थान से ये सिंधु नदी भारत में यहाँ पर प्रवेश करेगी, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। लेकिन अब इधर एक अलग हिस्सा बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम कहते हैं लद्दाख। तो इधर हिमालय की अलग अलग श्रेणियां आपको मिलेगी। एक श्रेणी यहाँ पर आपको हिमालय की मिलेगी जिसको हम कहते हैं काराकोरम। इसी काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, एक आपको यहाँ पर श्रेणी मिलेगी जिसको हम बोलते हैं लद्दाख। यहाँ पर आप देखोगे
इस प्रकार से एक श्रेणी आपको यहाँ पर मिलेगी, ये है लद्दाख, ये श्रेणी है लद्दाख। लद्दाख और लद्दाख के नीचे आपको एक श्रेणी मिलेगी हिमालय की, जिसका नाम है जास्कर, जास्कर। ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो ये नदी निकल रही है, ये जो सिंधु नदी निकलती है, ये सिंधु नदी इन्हीं लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में जहां से ये प्रवेश करती है उस स्थान का नाम क्या है, याद रखना, दमचोक। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करेगी और यहाँ से ये एकमात्र शहर लेह से होती हुई, लेह से होती हुई ये इधर जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, कारगिल वाले इलाके में ये प्रवेश करती है। और यहाँ से जम्मू कश्मीर होते हुए ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इधर आ जाता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ये प्रवाहित होते हुए मिठानकोट पहुंचती है। यहाँ पर एक शहर आता है मिठानकोट। ठीक है, मिठानकोट पहुंचती है और मिठानकोट से कुछ दूरी पर आता है यहाँ पर कराची, कराची। तो कराची में जाकर, कराची बंदरगाह यहाँ पर पड़ता है और कराची बंदरगाह के पास जाकर ये यहाँ पर आती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये अरब सागर में आकर मिल जाती है और ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील के सानोक्याबाब हिमनद से यहाँ से निकलती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ये भारत में प्रवेश करती है और लेह होती हुई ये जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान में कराची बंदरगाह के पास ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा सिंधु नदी का प्रवाह। आगे आप देखोगे तो इसकी सहायक नदियां, सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो इसकी भारत में 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। सबसे पहले मैं आपको इधर बाईं ओर से मिलने वाली इसकी नदी बता रहा हूं, फिर आगे हम देखेंगे इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदी, ऊपर से मिलने वाली सहायक नदियां और नीचे से मिलने वाली सहायक नदियां। तो हम भारत की ओर से नीचे से मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी, तो इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, इन 5 नदियों को कहा जाता है पंच नद। तो 5 नदी कौन कौन सी है, तो एक नदी है यहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में एक झील आती है यहाँ पर, इस झील का नाम है शेषनाग झील, शेषनाग झील। यह है शेषनाग झील और इस शेषनाग झील से यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहते हैं हम झेलम नदी। तो ये झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। अब शेषनाग झील से ये निकलकर जम्मू कश्मीर से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर याद रखना, ये झेलम नदी पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, कुछ दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, फिर आगे ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में ये आगे झुंग नामक स्थान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसी झेलम नदी पर आप देखोगे तो एक झील स्थित है जम्मू कश्मीर में, इस झील का नाम है बुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील है और इसी झील को हम गोखुर झील भी कहते हैं। तो ये गोखुर झील क्या है, इसको हम आगे झीलों के टॉपिक में समझेंगे, झीलों के प्रकार में। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश से आप देखोगे यहाँ से 3 मुख्य नदियां निकलती है और ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में 3 मुख्य नदियां निकलती है और सिंधु नदी में जाकर ये मिलती है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक नदी निकलती है चिनाब नदी और ये चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचाला दर्रे से। तो यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है हिमालय श्रेणी में, बाड़ा लाचाला दर्रा, याद रखना ये दर्रे का नाम है बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। और इसी बाड़ा लाचा दर्रे से यहाँ से उद्गम होता है चिनाब नदी का और ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और यहाँ से जम्मू कश्मीर होती हुई ये नदी पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान में आकर ये चिनाब नदी मिठानकोट नामक स्थान पर जाकर ये मिल जाती है सिंधु नदी से। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो चिनाब नदी है, ये चिनाब नदी का उद्गम होता है कहाँ से, बाड़ा लाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से।
यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी का उद्गम दो धारा के रूप में होता है। इसकी दो धाराएं निकलती है। एक धारा है जिसको हम बोलते हैं चंद्रा या चंद्र, ठीक है, और एक इसकी जो धारा होती है जिसको हम बोलते हैं भागा। इन दोनों धारा को संयुक्त रूप से चंद्र भागा कहा जाता है। तो चंद्र और भागा दो धारा के रूप में चिनाब नदी का उद्गम होता है इस बाड़ालाचा दर्रे से, और ये दोनों धारा आपस में तांडी नामक स्थान पर आकर मिल जाती है। कौन से स्थान पर? तांडी। याद रखना, इस तांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा दोनों नदियां आपस में मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा चिनाब नदी का उद्गम चंद्रभागा के रूप में होता है। तांडी नामक स्थान में ये धारा आपस में मिल जाती है और ये दोनों धाराएं आपस में मिलने के बाद चिनाब के नाम से जानी जाती है। और ये चिनाब नदी पाकिस्तान में आकर मिठानकोट नामक स्थान में सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे आप देखोगे इसी चिनाब के नीचे हिमाचल प्रदेश से, ये हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, इसी हिमाचल प्रदेश से यहाँ से एक और नदी निकलती है। इस नदी का नाम है रावी नदी। यही हिमाचल प्रदेश में हिमालय श्रेणी में एक दर्रा पड़ता है, रोहतांग दर्रा। याद रखना, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये जो रोहतांग दर्रा है, इसी रोहतांग दर्रे से यहाँ से निकलती है रावी नदी। ठीक है, और ये रावी नदी इस रोहतांग दर्रे से निकलकर, ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर होती हुई ये नदी भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, किस नदी की बात कर रहे हैं हम? रावी नदी। अब ये भी आप देखोगे तो पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर ये किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो चिनाब नदी से ये रावी नदी जिस स्थान पर मिलती है, इस स्थान का नाम है सिंध सराय। याद रखना, सिंध सराय नामक एक स्थान पड़ता है पाकिस्तान में। इसी सिंध सराय में जाकर ये रावी नदी चिनाब से मिल जाती है। और इधर हमने देखा था ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी भी पाकिस्तान में आकर चिनाब नदी से मिल जाती है। और जहां पर ये चिनाब नदी से मिलती है उस स्थान का नाम है झुंग। ठीक है, ये झुंग नामक स्थान पर जाकर चिनाब से मिलती है झेलम नदी। फिर आगे आप देखोगे तो ये रावी नदी हमने देखा, इसका उद्गम होता है कहाँ से? रोहतांग दर्रे से, और पाकिस्तान में ये आकर सिंध सराय नामक स्थान में चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, फिर आप देखोगे यही हिमाचल प्रदेश से एक और नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है व्यास नदी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक झील पड़ती है, व्यास कुंड झील। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर एक झील आती है व्यास कुंड झील। ठीक है, और इसी व्यास कुंड झील से, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी का उद्गम होता है। और ये व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से, ये व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ये पंजाब में आती है। ठीक है, और पंजाब में आकर ये सतलज नदी से मिल जाती है। अब ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी यह इसी मानसरोवर झील से निकलती है। इसी मानसरोवर झील में एक स्थान, मानसरोवर का एक हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं राकस ताल। ठीक है, ये राकस ताल झील इसका एक हिस्सा है मानसरोवर का। तो इसी राकस ताल से यहाँ से निकलती है, आप देखोगे इसी राकस ताल से निकलती है ये सतलज नदी। अब ये जो सतलज नदी है, ये राकस ताल से निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, तो हिमाचल से ये भारत में प्रवेश करती है। आप देखोगे भारत में ये जब प्रवेश करेगी, हिमालय को क्रॉस करके आएगी, तो हिमालय श्रेणी में यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है। यहाँ पर एक दर्रा मिलेगा, इस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा। ठीक है, तो इस सिपकिला दर्रे से ये सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और सिपकिला दर्रे से ये भारत में हिमाचल में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से ये आती है कहाँ पर? पंजाब। ठीक है, अब ये पंजाब में आती है और पंजाब से ये नदी प्रवेश करती है कहाँ पर? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर ये नदी मिल जाती है चिनाब नदी से। तो हमने देखा कि सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है, तिब्बत से। ठीक है, और ये भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है और हिमाचल से ये आती है कहाँ पर? पंजाब में।
और पंजाब से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर ये नदी मिल जाती है चिनाब नदी से। तो जिस स्थान पर ये चिनाब नदी से मिलती है इस स्थान का नाम है बहावलपुर। ये पाकिस्तान में एक स्थान आता है बहावलपुर, और इस बहावलपुर नामक स्थान पर चिनाब और सतलज नदी आपस में मिलती है। ठीक है, तो आप देखोगे इस प्रकार से ये 5 नदियों का संगम होता है। इन 5 नदियों को कहा जाता है पंच नद। ठीक है, एक ये जो 5वीं नदी है इसमें ये है व्यास नदी। तो ये जो व्यास नदी है हमने देखा ये व्यास नदी, और ये व्यास नदी का उद्गम हुआ हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। तो ये हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलकर आ रही है और पंजाब में आकर ये मिल जाती है सतलज से। तो जहां पर ये सतलज से मिलती है तो पंजाब में कपूरथला के पास में एक स्थान आता है हरिके। ये हरिके नामक एक स्थान है और इसी हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है। इसी हरिके स्थान पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज, और इसी हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, तो बांधों को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा सिंधु नदी की नीचे की ओर से यानी भारत की ओर से मिलने वाली ये 5 सहायक नदियां। तो इसमें याद रखना आपको कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर किस नदी में ये मिलती है। तो ये थी नीचे की 5 नदियां जो झेलम सिंधु नदी में मिलती है। अब हम देखेंगे ऊपर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां। तो ऊपर से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी में मिलती हैं, तो समझना जरा। ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी, इस काराकोरम श्रेणी से यहाँ से एक नदी निकलती है श्योक नदी। श्योक नदी निकलती है और ये जो श्योक नदी है ये निकलकर मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में। और इसी लद्दाख श्रेणी से यहाँ से एक नदी निकलती है नुब्रा नदी। ठीक है, याद रखना ये नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है। ये नुब्रा नदी श्योक में मिल जाती है और ये श्योक नदी मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में। फिर आगे आप देखोगे तो यहाँ से पीओके वाले क्षेत्र से यहाँ से एक नदी निकलती है हुंजा नदी। याद रखना ये निकलती है हुंजा नदी और ये हुंजा नदी भी सिंधु नदी में मिल जाती है। और यहीं से पीओके वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है गिलगिट नदी। याद रखना ये है गिलगिट नदी और जो कि सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, तो गिलगिट, हुंजा, श्योक और नुब्रा ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। फिर इधर पाकिस्तान में आप देखोगे तो पाकिस्तान में सिंधु की 3 मुख्य सहायक नदियां याद रखना है। पाकिस्तान में सिंधु की 3 मुख्य नदियां हैं और ये 3 नदियां कौन कौन सी है, तो एक नदी है जिसको हम कहते हैं काबुल नदी। याद रखना एक इसकी सहायक नदी है काबुल नदी, पाकिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में ही ये सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी काबुल नदी। काबुल की एक सहायक नदी है कुनार नदी। काबुल की एक सहायक नदी है कुनार नदी। ठीक है, और इसकी एक मुख्य सहायक नदी और है काबुल की स्वात नदी। ठीक है, तो स्वात और कुनार ये काबुल की सहायक नदियां हैं और ये काबुल नदी सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान से ही एक और नदी सिंधु नदी में मिलती है। ये भी मुख्य नदी याद रखना, ये है कुर्रम नदी। ये कुर्रम नदी भी पाकिस्तान से निकलती है और ये सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इस कुर्रम की एक सहायक नदी है, इसका नाम है तोची। याद रखना कुर्रम की एक सहायक नदी है तोची नदी जो कि कुर्रम में मिलती है और कुर्रम नदी पाकिस्तान में ही सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, फिर आगे देखोगे तो इस सिंधु नदी की एक और यहाँ पर मुख्य सहायक नदी है। इस नदी का नाम है गोमल नदी। ठीक है, तो ये गोमल नदी भी पाकिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में ही जाकर ये सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां थी जो सिंधु नदी में मिलती है। तो पाकिस्तान से 3 मुख्य नदियां याद रखना, काबुल, कुर्रम और गोमल नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इधर भारत से भी उत्तर की ओर से गिलगिट, हुंजा, श्योक और नुब्रा ये नदी भी सिंधु नदी में मिलती है। तो इस प्रकार से इन नदियों का एक जाल बनता है। ये सारी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां का जो जल है ये एक मुख्य नदी सिंधु नदी में आता है। इसीलिए इन सारी नदियों का जो जाल है इसको हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो ये हमने देखा सिंधु नदी
का उद्गम और इसकी सहायक नदियों का उद्गम। अब इस तंत्र में हम आगे देखेंगे तो एक बार जरा इसको रिवाइज करना। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से? सानोक्याबाब हिमनद से होता है और ये पाकिस्तान में आकर अरब सागर में कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी भारत से 5 मुख्य सहायक नदियां मिलती है। झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलती है, चिनाब नदी जो 2 धारा के रूप में इसका उद्गम होता है, एक है चंद्र और एक है भागा, ठीक है। और ये दोनों धारा तांडी नामक स्थान पर मिल जाती है और दोनों मिलने के बाद ये चिनाब के नाम से जानी जाती है। फिर ये चिनाब नदी पाकिस्तान में आकर मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। फिर रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये पाकिस्तान में आकर सिंध सराय में चिनाब नदी से मिल जाती है। व्यास नदी व्यासकुंड झील से निकलती है और व्यासकुंड से निकलकर पंजाब में कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान में आकर ये सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा सतलज नदी जो कि राकसताल से निकलती है और राकसताल से निकलकर ये भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में सिपकिला दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान आकर बहावलपुर नामक स्थान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। एक बात और यहाँ पर याद रखना कि ये जो सिंधु नदी है जो भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर लद्दाख और जास्कर के बीच एक दर्रा स्थित है। इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। तो प्रश्न आता है कि सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो क्या बताओगे? जोजिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र ने सिंधु नदी की सारी नदियां और इसकी सहायक नदियां हमने देखी। सिंधु नदी तंत्र से और क्या क्या प्रश्न बनेगा इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में और क्या क्या प्रश्न बनेगा इसका एग्जाम में। तो हमने देखा सिंधु नदी तंत्र के उद्गम के बारे में। आगे हम देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो हमने सिंधु नदी का जो उद्गम देखा था ये मानसरोवर झील से निकलती है और पाकिस्तान में ये आकर मिल जाती है अरब सागर में, ठीक है। फिर एक चिनाब नदी हमने देखा था बाड़ालाचाला दर्रे से निकलती है और ये पाकिस्तान में आकर चिनाब से मिल जाती है। फिर चिनाब नदी की ये है हमारी सिंधु नदी, ये है चिनाब नदी और ये है झेलम नदी जो कि पाकिस्तान में आकर ये चिनाब से मिलती है, ठीक है। और यही हिमाचल से एक नदी निकलती है ये रावी नदी और ये भी पाकिस्तान में आकर चिनाब से मिलती है, ठीक है। फिर हमने इधर से ही एक नदी पढ़ी है, इस नदी का नाम है सतलज नदी, ये भी पाकिस्तान में आकर चिनाब से मिलती है, चिनाब से ये मिल जाती है, ठीक है। फिर हिमाचल से हमने देखी ये व्यास नदी जो कि पंजाब में हरिके नामक स्थान पर आकर सतलज नदी से मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को याद रखना, जैसे कि ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी और ये झेलम नदी, तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहते हैं दोआब। याद रखना 2 नदियों के बीच जो क्षेत्र स्थित होता है उसको बोला जाता है दोआब। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 दोआब क्षेत्र बन रहे हैं, सिंधु झेलम के बीच, एक चिनाब और झेलम के बीच, फिर एक चिनाब रावी के बीच, फिर रावी और व्यास के बीच, और फिर व्यास और सतलज के बीच। तो यहाँ पर 5 दोआब क्षेत्र बनेंगे और ये 5 दोआब क्षेत्र कौन कौन से हैं इसको समझना। सिंधु और झेलम के बीच, इन 2 नदियों के बीच का जो ये दोआब क्षेत्र है इसको कहते हैं सिंध सागर दोआब, ठीक है। याद रखना प्रश्न एग्जाम में आता है कि सिंध सागर दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो क्या बताओगे? सिंधु और झेलम नदी के बीच। फिर झेलम नदी और चिनाब नदी, झेलम और चिनाब के बीच ये जो दोआब क्षेत्र बन रहा है, ठीक है, ये दोआब क्षेत्र कहलाता है चाज दोआब, ठीक है। तो याद रखना चाज दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो झेलम और चिनाब नदी के बीच, ठीक। फिर चिनाब नदी और रावी नदी के बीच, चिनाब और रावी के बीच ये दोआब क्षेत्र जो बन रहा है इस दोआब क्षेत्र को कहा जाता है रचना दोआब, ठीक है। तो
तो ये है चाज दोआब, ये है रचना दोआब। फिर रावी और व्यास के बीच, रावी और व्यास के बीच यहाँ पर एक दोआब क्षेत्र बन रहा है, इसको कहा जाता है बारी दोआब। तो ये रावी नदी और ये व्यास नदी के बीच का जो ये दोआब क्षेत्र है इसको कहते हैं बारी दोआब, ठीक है। फिर यह है व्यास और सतलज, व्यास और सतलज के बीच जो ये दोआब क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र को कहा जाता है विष्ट दोआब, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 दोआब क्षेत्र बनते हैं जिनको पंच दोआब कहा जाता है, ठीक है। तो सिंध सागर दोआब सिंधु झेलम के बीच, चाज दोआब झेलम चिनाब के बीच, रचना दोआब चिनाब और रावी के बीच, और बारी दोआब रावी और व्यास के बीच, और विष्ट दोआब बनता है व्यास और सतलज के बीच, ठीक है। तो ये देखा हमने दोआब के बारे में। इसके अलावा एग्जाम में आपके और क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, एक नदियों का यहाँ पर क्रम भी याद रखना है आपको। सिंधु नदी के बाद झेलम नदी, झेलम के बाद में चिनाब नदी, चिनाब के बाद में रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण। यदि दक्षिण से उत्तरी क्रम देखोगे तो सतलज नदी, व्यास नदी, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु नदी, ठीक है। तो ये एक क्रम भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न और एग्जाम में बनता है इन नदियों से, सिंधु नदी, सिंधु नदी का प्राचीन नाम, ठीक है। इन नदियों का प्राचीन नाम, यानी कि इन नदियों का उल्लेख हमारे वेदों में किया गया है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है इनमें इन नदियों का उल्लेख किया गया है। तो किस नाम से ये नदियों का उल्लेख किया है, इनका प्राचीन नाम क्या है? तो जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी का जो प्राचीन नाम है ये है नदीतमा। इसका जो प्राचीन नाम है ये है नदीतमा, देवितमा, नदीतमा, देवितमा या मातेतमा, यानी कि ये नदीतमा, देवितमा और मातेतमा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख नदीतमा, देवितमा और मातेतमा के नाम से हुआ है, ठीक है। आगे आप देखोगे तो झेलम नदी, जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है, झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम याद रखना क्या है? वितस्ता, ठीक है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आप देखोगे तो इसका प्राचीन नाम है अस्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्किनी। इधर सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री। फिर आगे आप देखोगे ये रावी नदी, और रावी नदी का प्राचीन नाम पौरुषनी। रावी नदी का प्राचीन नाम है पौरुषनी। इधर व्यास नदी का प्राचीन नाम आप देखोगे तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपासा, ठीक है। तो ये इन नदियों का प्राचीन नाम याद रखना, सिंधु का नदीतमा, देवितमा, मातेतमा, और झेलम नदी का है वितस्ता, चिनाब नदी का अस्कनी, रावी नदी का पौरुषनी। इसके अलावा रावी नदी इरावती नदी के नाम से भी जानी जाती है, इरावती, ठीक है। पौरुषनी या इरावती नदी के नाम से ये रावी नदी जानी जाती है, ठीक है। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपासा और सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री। तो ये हमने देखा इन नदियों का प्राचीन नाम और इन नदियों के बीच बनने वाले दोआब क्षेत्र। इसके अलावा इन नदियों में आपसे पूछा जाता है इन नदियों की लंबाई। तो इन नदियों की लंबाई आप देखोगे तो सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु नदी की लंबाई आप देखोगे तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की जो लंबाई है, संपूर्ण लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखना 2880 किलोमीटर। और भारत में सिंधु नदी की लंबाई, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, ठीक है। भारत में, यानी सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान में आती है, तो भारत में आप इसकी लंबाई देखोगे तो 1114 है, और पूरी इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है? 2880, ठीक है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की लंबाई 725, कहीं कहीं 724 मिलेगा और कहीं आपको 725 मिलेगा, ठीक है। चिनाब नदी की लंबाई आपको मिलेगी 960 किलोमीटर, ठीक है। चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 960, और झेलम की लंबाई है 725। इधर रावी नदी की लंबाई आप देखोगे तो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। इधर व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर, ठीक है। व्यास की लंबाई 470 किलोमीटर। और सतलज नदी की लंबाई, सतलज नदी की लंबाई आप देखोगे तो सतलज की लंबाई भारत में है 1080 किलोमीटर, ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है भारत में 1080 किलोमीटर, और सतलज की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर, ठीक है। सतलज की कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर पाकिस्तान तक, और भारत में इसकी लंबाई है कितनी?
80 किलोमीटर। तो ये हमने देखा इन नदियों की लंबाई, ठीक है। तो इन नदियों की लंबाई भी आपको याद रखना है, क्या क्या है इनकी लंबाई। सिंधु नदी की लंबाई 2880, भारत में इसकी लंबाई है 1114, और झेलम नदी की लंबाई है 725, कहीं कहीं इसका 724 भी इसकी लंबाई देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। और चिनाब नदी की लंबाई है 960, रावी नदी की लंबाई 720, व्यास नदी की 470 और सतलज नदी की लंबाई है 1500 कुल लंबाई, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है 1080, ठीक है। तो ये हमने देखा सिंधु नदी से बनने वाले प्रश्न। इसके अलावा सिंधु नदी से एक प्रश्न और बनता है, सिंधु जल समझौता। जो ये सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी की जो ये सहायक नदी है, इन सारी नदियों का जो जल है ये पाकिस्तान में जाता है। तो इस जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद होता रहता है। तो इनके बीच विवाद यानी दोनों देशों के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसको हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। और ये जो सिंधु जल समझौता जो हुआ था, याद रखना सिंधु जल समझौता कब हुआ था और क्या है सिंधु जल समझौता, तो इसको समझना। सिंधु जल समझौता किन दो देश के बीच हुआ, तो याद रखना ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ ये सिंधु जल समझौता, तो यह होता है 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता होता है भारत पाकिस्तान के बीच। जब ये समझौता हुआ था तब भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अयूब खान, ठीक है, अयूब खान। मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रश्न ऐसा भी एग्जाम में आता है कि सिंधु जल समझौता के समय भारत के पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के पीएम कौन थे, तो याद रखना अयूब खान। या ऐसा भी प्रश्न आता है कि किनके बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, किन व्यक्तियों के बीच, तो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच ये सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। क्या था ये समझौता, तो इस समझौते में ये जो नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं, इन नदियों के जल का बंटवारा किया गया। कैसे किया गया, तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ऊपर की जो ये 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, याद रखना कौन कौन सी नदियां, एक है सिंधु, दूसरी झेलम, और तीसरी नदी इसमें बता रहा हूं मैं आपको चिनाब, ठीक है। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो 80% जल है, इन नदियों का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, ठीक है। इन तीनों नदियों का जो जल है, संपूर्ण जल है, बहाव का जो कुल जल है उसका 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा, और जो शेष 20% जो हिस्सा है इसका इस्तेमाल भारत करेगा, ठीक है। तो याद रखना ऊपर की तीनों नदियों का 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिला और 20% जल का हिस्सा भारत को मिला, ठीक है, इस समझौते में। फिर दूसरी बात इसमें याद रखना, नीचे की जो 3 नदियां हैं, नीचे की 3 नदियां कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है। तो नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज। तो इन 3 नदियों के जल का 80% जो भाग है वो भाग का इस्तेमाल करेगा भारत, और शेष 20% जल मिला किसको, पाकिस्तान को। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच इन नदियों के जल का बंटवारा किया गया। तो इस बंटवारे में क्या क्या हुआ, तो ऊपर की 3 नदियों का 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिला, भारत को मिला कितना 20%, और नीचे की 3 नदियों का 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा और 20% जल का हिस्सा किसको मिला, पाकिस्तान को मिला, ठीक है। तो यह था सिंधु जल समझौता जो 19 सितंबर 1960 में अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ था। तो ये हमने देखा आज की क्लास में सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो ये हमने जाना सिंधु नदी तंत्र के बारे में और क्या क्या एग्जाम में इससे आपके प्रश्न बनते हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे अगला जो नदी का टॉपिक पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।